नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक मज़ेदार और एक धमाकेदार स्टोरी को लेकर के। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ और इस स्टोरी का नाम है साया। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही भयानक, जो कहते हैं ना भयानक यानी कि दर्दनाक स्टोरी है। और साया से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरीके की स्टोरी है। वो सारी चीज़ें तो वैसे मैं नहीं बता सकती। ये कहानी मैं 2 भागों में सुनाऊंगी। जैसे जैसे मैं सुनाती जाऊंगी आप लोग समझते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सुबह सुबह मैं कॉलेज के लिए निकली ही थी कि विनय ने अपनी बाइक से मुझे टक्कर मार दी। मैं गिर पड़ी और मेरा हाथ टूट गया। वैसे तो मामूली सा फ्रैक्चर ही हुआ था, लेकिन नज़दीक हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़ाने के बाद से हाथ में तेज दर्द था। मैंने घर आकर दवाई खा ली, तब जाकर थोड़ा आराम मिला। घर आई तो मेरी दीदी सुजाता ने मुझसे कहा, जब सुबह तुम वो लाल वाला सूट पहनकर घर से निकली थी ना, तभी मैं समझ गई थी कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। देखो, मेरी बात सच निकल गई और तुम्हारा हाथ टूट गया। ये 2 बहनें आपस में बात कर रही हैं। दीदी के कमरे से जाने के बाद मैं अपना टूटा हुआ हाथ लेकर बिस्तर पर लेटी हुई थी और बीते दिनों की याद में खोई हुई थी। बचपन से भूत प्रेतों में विश्वास करती थी और मैंने अपने आसपास कई ऐसे औरतों को देखा था जिन पर किसी बुरी आत्मा की साया मंडराती थी। मैंने घर में अपनी माँ को भी इन सब बातों को चर्चा करते सुना था, लेकिन मेरे पापा भूत प्रेत जादू टोना को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। पापा फौज में थे। कुछ सालों में कुछ ही हफ्तों के लिए वो घर आते और हम तीनों बहन भाइयों से खूब बातें करते। मैं जब भी उनसे भूत प्रेतों के बारे में पूछती तो मुस्कुरा देते और कहते कि ये भूत प्रेत सब बकवास होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, इसीलिए केवल ये अनपढ़ लोगों के ही तंग करते हैं और केवल अनपढ़ लोगों को ही नज़र आते हैं। तुम खूब पढ़ाई करोगी तो कोई भूत तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाएगा। तब मैं केवल 12 साल की थी। मेरे पापा यही सोचते थे कि मैं किसी भी तरह इतना पढ़ लिख लूँ कि वो मेरी कामयाबी पर गर्व कर सके, लेकिन मेरी कामयाबी को देखने के लिए उनके पास वक्त कहाँ था। मेरे पापा लद्दाख के बॉर्डर पर तैनात थे। कुछ समय बाद ही खबर आई कि ड्यूटी के दौरान ही ठंड लगने से उनकी मौत हो गई। मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं अपनी माँ की मझली लड़की थी। मुझसे बड़ी मेरी बहन सुजाता थी और मेरा भाई प्रमोद सबसे छोटा था। पापा के मरने के बाद माँ को पेंशन मिलने लगी, जिसके सहारे उसने हम 3 बहन भाइयों को पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिताजी की मौत हुए अब 10 साल गुजर चुके थे। सुजाता दीदी ने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी और मैं अपनी एमए की पढ़ाई के फाइनल ईयर में थी। मुझे लेक्चरर बनना था, लेकिन मैं दिन रात किताबों में घुसी रहती थी और अपना वक्त किताबों में ही ज़्यादातर निकाला करती थी। मेरा छोटा भाई बीटेक कर एक कंपनी में जॉब करने लगा था। भाई के जॉब पर लग जाने से माँ को भी बहुत राहत मिली थी। अब अपनी पेंशन की रकम माँ सुजाता दीदी की शादी के लिए जमा करने लगी। मेरा छोटा भाई प्रमोद भी यही चाहता था कि दीदी की किसी अच्छे घर में शादी हो जाए। सुजाता दीदी क्या चाहती थी, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। विनय प्रमोद का दोस्त था जो पड़ोस में ही रहता था। स्कूल के दिनों में विनय सुजाता को बेहद पसंद करता था। एक दिन विनय ने सुजाता को किस करने की कोशिश की। इस बात पर सुजाता ने विनय के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा दिया और घर आकर प्रमोद से विनय की शिकायत कर दी। प्रमोद भी गुस्से में विनय के घर पहुंच गया।
विनय के घर पहुंच गया और वहां विनय के घर वालों के सामने ही विनय की भारी बेइज्जती कर दी। इस घटना के बाद से ही प्रमोद और विनय की दोस्ती खत्म हो गई थी। जब दीदी ग्रेजुएशन में थी तब विनय जॉब करने लगा था और वो सुजाता दीदी को तब से प्यार करता था, लेकिन वो सुजाता के गुस्से को जानता था। जब भी वो सुजाता से दिल की बात करने की सोचता उसे सुजाता के थप्पड़ याद आ जाते। इसीलिए विनय सुजाता से मोहब्बत का इजहार करने की दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। सुजाता जब भी कॉलेज के लिए निकलती विनय उसे बस देखता ही रह जाता। मैं विनय के इन बातों को नहीं जानती थी। मुझे भी तो यही लगता था कि विनय एक बदमाश लड़का है। उसने दीदी को छेड़ा, इसीलिए दीदी ने उसे थप्पड़ लगा दिया। एक दिन सुबह सुबह जब उसने मुझ पर अपनी बाइक चढ़ा दी तो मैंने भी उसके गाल पर कई थप्पड़ जड़ दिए थे। और जब विनय की बाइक से मेरा हाथ टूटने की खबर मेरे छोटे भाई प्रमोद के लगी तो वो सीधे विनय के घर गया और विनय को पीट कर आ गया। इस घटना के 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन मैं अपने ग्रेजुएशन के दाखिले के लिए अपनी स्कूटी लेकर कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में मुझे विनय अपनी बाइक को घसीटता हुआ नजर आया। शायद उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। मैं न चाहते हुए भी अपनी स्कूटी रोक दी और उसे पूछा, क्या हुआ विनोद? बाइक क्यों घसीट रहे हो? विनोद ने कहा, बाहर खड़ी थी, किसी ने पेट्रोल चुरा लिया, इसीलिए रास्ते में ही बंद हो गई। अब पेट्रोल पंप तक इसे ऐसे ही घसीट कर ले जाना होगा। मैंने कहा, विनय तुम बाइक सामने वाले दुकान पर खड़ी कर दो और मेरी स्कूटी पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें पेट्रोल पंप तक ले चलती हूँ, वहाँ से तुम पेट्रोल ले लेना और फिर मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़कर अपने कॉलेज चली जाऊँगी। विनय मेरी स्कूटी के पीछे बैठ तो गया था, लेकिन मैं डर रही थी। तभी मेरे पीछे बैठे विनय ने कहा, सलोनी, उस दिन तुमने सुजाता का वही लाल वाला दुपट्टा पहना हुआ था जो वो अक्सर पहना करती थी। मैंने तुम्हें सुजाता जैसा समझ लिया और स्कूल की गलती के लिए माफ़ी मांगने की खातिर मैंने तुम्हारे करीब आकर ब्रेक लगा दिया और तुम गिर पड़ी और मेरी बाइक से तुम्हारा हाथ टूट गया। मैं आज तक उस घटना के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाया हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। विनय की इस बात पर मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा, उस दिन की बात भूल जाओ विनय, मैं भी गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया, उसके लिए मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर जब हम वापस लौटे तब विनय ने मुझे अपनी दिल की बात बताई। वो बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बड़ी बहन सुजाता मुझसे नफ़रत करती है, लेकिन मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। स्कूल में जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैं अपनी उस गलती के लिए आज तक खुद को माफ़ नहीं कर पाया हूँ। मेरी जॉब लग गई है। मैं जल्द ही बनारस छोड़कर हमेशा के लिए नोएडा जा रहा हूँ। आप उस व्यक्ति की अच्छाइयों को कभी महसूस ही नहीं कर पाते जिससे आप नफ़रत करते हो। विनय से नफ़रत करने के चक्कर में मैंने कभी विनय को जानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन अब विनय की बातों से विनय के बारे में मेरे सारे ख्याल बदल गए थे। विनय सुजाता से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुजाता ने कभी विनय को समझा ही नहीं। शाम को घर के बाहर से मुझे लोगों की शोर सुनाई दी। मैं घर से निकली तो देखा कि प्रमोद विनय के घर के बाहर खड़ा होकर विनय को गालियां दे रहा था। मैंने प्रमोद का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आई। विनय का गुस्सा प्रमोद ने मुझ पर निकाल दिया। मेरी माँ ने उससे पूछा कि आखिर आज विनय ने ऐसा क्या कर दिया जो वो इतना आग बबूला हो रहा है। प्रमोद ने गुस्से में कहा,
कल तक वो बदमाश मेरी बड़ी बहन के पीछे पड़ा था, लेकिन अब वो सलोनी के पीछे पड़ा है। उस दिन विनय ने सलोनी का हाथ तोड़ा था और आज हाथ में शराब की बोतल लिए वो सलोनी की स्कूटी के पीछे बैठा था। मैं ड्यूटी से वापस आ रहा था, तब मुझे यह बात पता चली। मैं सीधे उसके घर गया और उसे पीट कर आ गया। प्रमोद की यह बात सुनकर मैं मुस्कुराई और उस दिन की सारी बात बता दी, लेकिन मेरी बातों से उसका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। हम लोग काफ़ी समय से बनारस में ही रहते थे। 3 साल पहले तक मेरी बहन घर में हम सब से खूब बातें किया करती थी। तब वह बनारस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही थी। घर से कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए सुजाता अपनी सहेलियों के साथ पैदल ही कॉलेज चली जाती। 3 साल पहले सुजाता ने एक दिन अचानक कॉलेज छोड़ दिया और तब से वह घर पर ही रहने लगी। पिछले 3 सालों में उसे सब लोगों से दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, इसीलिए वो अब कभी भी भीड़ भाड़ में नहीं जाती थी। उसे दुनिया से कट कर रहना बहुत अच्छा लगने लगा था। घर में वो भी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी। ज़्यादातर समय वो अकेले अपने कमरे में ही रहती थी और अपने कमरे में बुदबुदाती रहती थी। माँ को सुजाता दीदी की इस तरह सबसे दूर रहने की आदत से बेहद दुखी थी। पिछले 3 सालों में सुजाता पूरी तरह बदल चुकी थी। पूरे घर में सबको हंसाती रहने वाली सुजाता के चेहरे से हंसी खुद ब खुद गायब हो गई थी। मेरी माँ को तो पूरा यकीन था कि सुजाता के ऊपर किसी बुरी आत्मा का असर है, इसीलिए मेरी माँ ने न जाने कितने तांत्रिकों और बाबाओं से सुजाता का इलाज करवा दिया, लेकिन सुजाता पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा भाई प्रमोद पापा की तरह ही था। वो ऐसी बातों को सिरे से खारिज कर देता था, लेकिन सुजाता दीदी की ऐसी हालत को देखकर वो भी बहुत दुखी रहने लगा था। सुजाता दीदी को लेकर हम सभी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। कल को उसकी कहीं शादी होगी तो कैसे अपने ससुराल में रह पाएगी। एक रात सुजाता के कमरे से तेज आवाज़ें आई। मैं दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उसे जगाया तो सुजाता के कमरे की आवाज़ों को उसने भी सुना और वो डर के माथे पर हाथ रखकर थर थर काँपने लगी। मैंने प्रमोद को आवाज़ लगाई, लेकिन तब अचानक सुजाता के कमरे की आवाज़ें बंद हो गई। मैं प्रमोद के साथ सुजाता के कमरे में पहुंची और उसके दरवाजे को खटखटाया। कुछ देर बाद सुजाता ने दरवाज़ा खोला और बोली, क्या हुआ सलोनी, इस वक्त तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, दीदी सब ठीक तो है ना? तुम्हारे कमरे में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है, इसीलिए हम लोग डर गए हैं। मेरी यह बात सुनकर सुजाता भी चौंक पड़ी। उसने कहा, मेरे कमरे की आवाज़ें तुम लोगों ने सुन ली, लेकिन मुझे तो सुनाई नहीं दी। ये है ना कमाल की बात, ये तुम्हारा वहम है। जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। मैं बचपन से भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते हुए बड़ी हुई थी। पापा सालों साल ड्यूटी पर होते थे। माँ हमें रोज रात भूतों की किस्से सुनाती थी, जिससे मुझे भूत प्रेतों पर पूरा यकीन हो गया था। जब भी पापा कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आते, मैं उनसे भी आत्माओं के बारे में ढेर सारे सवाल किया करती, लेकिन मेरे पापा इन सब बातों को सिरे से खारिज कर देते। मैं तय नहीं कर पा रही थी कि भूत प्रेत के बारे में माँ की बातें सही हैं या पापा की। इन बातों को लेकर मैं ग्रेजुएशन तक कन्फ्यूज रही। मैं ग्रेजुएशन में पहुंची तब मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी और तब पापा की वह बात मुझे सही लगने लगी कि भूत प्रेत पढ़े लिखे लोगों से दूर भागते हैं। पापा का यह मानना था कि इस कायनात में इस तरह की किसी भी ताकत का कोई वजूद नहीं है,
लेकिन सुजाता दीदी इस वक्त जिस हालात से गुजर रही थी उसे देखकर आत्माओं को जानने में मेरी दिलचस्पी और बढ़ने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ किताबों को ढूंढ ही रही थी कि वहाँ मुझे प्रोफेसर रजनीश दिखाई दिए। वो बनारस यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर थे। मैंने उनसे आत्माओं के बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझे एक किताब पकड़ा दी और बोली, यह किताब मेरे पापा ने लिखी है। उन्होंने 12 साल भूतों और आत्माओं पर रिसर्च किया है। एक बार पढ़कर देखो, शायद तुम्हारे प्रश्न का हल मिल जाएगा। मैं घर आई तो घर का सारा काम निपटाकर प्रोफेसर के पापा की वो किताब लेकर बैठ गई। जैसे जैसे मैं इस किताब की गहराइयों में डूब रही थी, मुझे मेरे पापा की बातों से यकीन कम होता जा रहा था। मैं जानती थी कि बचपन से मेरी माँ के सुनाए गए भूतों के किस्से झूठे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की शक्तियों का कोई वजूद नहीं है। दोस्तों, तो आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले स्टोरी में। जब तक के लिए धन्यवाद।